हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स पाठशाला में। तो देखो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने विवर्तन के बारे में पढ़ा था। जो हमने पार्ट 1 था इस वीडियो का, उसमें कुछ विवर्तन का बेसिक क्लियर किया था कि बेसिक किस प्रकार से होता है। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम लोग विवर्तन का सेकंड पार्ट देखते हैं, जो कि आप लोगों को पढ़ना है। तो देखो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि जो विवर्तन है आपके जो सिलेबस में है, केवल आप लोगों को पढ़ना है एकल झिर्री के कारण से विवर्तन, या इसी को हम लोग ऐसे कर ले रहे हैं फ्राउनहोफर पर विवर्तन, जो कि हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो देखो दोस्तों, आज हम कोशिश करते हैं कि आपका इस वीडियो में आपका जो सिंगल एकल झिर्री के कारण से जो विवर्तन है, इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर दें या इसको ख़त्म कर दें। तो देखो दोस्तों, ये कुछ चित्र बने हुए हैं, हमने पहले से बना के रखे हुए हैं। तो एक एक करके हम लोग समझे ले रहे हैं। बड़े आराम से हम लोग एकदम से समझते हैं कि जो विवर्तन है यहाँ पे, जो एकल झिर्री के कारण से विवर्तन है, ये किस प्रकार से होगा, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, या फ्राउनहोफर ने इसकी कैसे व्याख्या की। तो देखो दोस्तों, बेसिक तो आपको पता है कि हम लोगों ने कैसे कैसे पढ़ा था विवर्तन क्या होता है, विवर्तन की शर्त क्या है। तो विवर्तन की एकमात्र शर्त क्या है कि जिस भी तरंग का, ऐसे चूँकि हम यहाँ पे अब जो पढ़ रहे हैं, अब वो किसी दूसरी तरंग का ना पढ़ के प्रकाश तरंगों का विवर्तन देख रहे हैं। तो विवर्तन की शर्त ये है कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन तभी होगा जब जो प्रकाश तरंगें चल रही हैं और जिस भी अवरोध या द्वारक से आके टकरा रही हैं, उनका जो द्वारक है उसकी जो कोटि है प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य की कोटि की होनी चाहिए। इतना तो क्लियर था, हम लोग देख चुके थे। अब देखो दोस्तों, उसको पढ़ने से पहले हम एक आपको प्रयोग करके बता रहे हैं, कुछ एक प्रयोग से देख रहे हैं कि प्रयोग के माध्यम से लोग तो समझते हैं इसको। तो देखो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कभी, जैसे आप लोगों को कभी किसी को कोई फीवर वगैरह आया होगा, मलेरिया वगैरह हुआ होगा, तो आप लोग आमतौर पर टेस्ट कराने गए होंगे, पैथोलॉजी लैब में गए होंगे। तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक कांच की एक स्लाइड होती है इस प्रकार से, जिसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल स्लाइड। एक कांच की प्लेट सी होती है, पत्ती टाइप की, आप लोगों ने कहीं भी देखी होगी, आमतौर पर आपको पैथोलॉजी में देखने को मिलेगी। तो हम एक छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो हमने क्या किया, एक कांच की स्लाइड ले ली, बायोलॉजिकल जो स्लाइड होती है इस प्रकार से ये ले ली, और इस पर हमने क्या किया, पूरा काले कलर से क्या कर दिया, पेंट कर दिया, पूरा बिल्कुल काला कर दिया। इसके बाद ब्लड तो आप लोग जानते हो, जो रेजर होती है उसमें जो ब्लड होती है इस प्रकार से, उस ब्लड से हमने क्या किया, एक पतला सा, देखो ऐसे एक ऐसे निशान बना दिया, ऐसे ऐसे खरोंच दिया। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हमने उस ब्लड को खरोंचा तो वहाँ की जो कालिक होगी, या जो हमने ब्लैक कलर का जो पेंट किया हुआ है, वो क्या हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। और पतला सा क्या, एक पतला सा क्या बन जाएगा, बीच में पतला सा ऐसा कह लो, एक ऐसा भाग बन जाएगा, एक ऐसी लाइन बन जाएगी जिसमें क्या होगा, जिसमें कोई कालिक नहीं होगी या ब्लैक कलर नहीं होगा। तो उस स्लाइड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उस बारीक छिद्र में से एक से दूसरी तरफ देख सकते हैं। ऐसा कह लो, ये पूरी स्लाइड तो रहेगी अपारदर्शी, और जो पतला सा जो हमने एक खरोंच बनाई है, लाइन बनाई है, वो कैसी बन जाएगी, वो पारदर्शी बन जाएगी। तो देखो ये हमने बनाया हुआ है, एक पतला सा रेखा छिद्र ले लिया है। ये क्या हो गया, एक हो गया पतला सा रेखा छिद्र। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो हम पहले एक प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। अब दोस्तों हमने क्या किया, एक सीधा फिलामेंट का लैंप ले लिया। ये देखो सीधे फिलामेंट का, देखो एक लैंप है, ये लैंप रखा हुआ है जी। इसका अंदर जो दिख रहा है नीले कलर से, वो क्या हो गया, इसका फिलामेंट हो गया। चूँकि लैंप को जलाएंगे तो क्या होगा, लैंप को जलाएंगे तो सीधी सी बात है, उससे रोशनी निकलेगी। तो हमने मान लिया सीधे फिलामेंट का लैंप है, इससे श्वेत प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, ऐसा कह लो व्हाइट कलर की रोशनी निकल रही है। देखो इस पर भी आप शब्दों पे भी थोड़ा सा ध्यान देना कि श्वेत प्रकाश का मतलब क्या होता है। तो देखो एक छोटी सी एक लाइन में कहें, श्वेत प्रकाश मतलब जो प्रकाश होता है जिसको हम देखते हैं, जो दृश्य प्रकाश होता है, इसमें 7 कलर होते हैं। इसमें टोटल कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। और 7 कलरों का जो मिश्रण से हमें जो प्रकाश प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं श्वेत प्रकाश। जैसे सूरज का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश कैसा प्रकाश होता है, तो वो होता है श्वेत प्रकाश। तो ये श्वेत प्रकाश क्या दे रहा है, ये लैंप क्या दे रहा है, श्वेत प्रकाश दे रहा। हम क्या करते हैं, इसके सामने, इस लैंप के जस्ट सामने ऊर्ध्वाधर बिल्कुल सीध में एक ही रेखा में हम इस स्लाइड को रख दिया है ऐसे, और आँख से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि स्लाइड के उस पार हमें दिख क्या रहा है। तो देखो ऐसे समझ लो आप लोग दोस्तों, हम थोड़ा सा समझा के बता रहे हैं। हमने माना, देखो ये क्या है, इसको देखना ध्यान से। ये हमने मान लिया एक बायोलॉजिकल स्लाइड है, कांच की स्लाइड है, और इस पर हमने पूरी कालिक पोंछ दी है, पूरी कालिक हमने इस पर पोंछ दी, और बीच में देखो क्या कर दिया हमने, एक खरोंच के निशान लगा दिया ऐसे। तो आप ऐसे देखने की कोशिश करना, हमारी फिंगर से बीच से जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है,
वो क्या है, खरोंच का निशान है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने एक यहाँ पे लैंप जलाया है, बायोलॉजिकल लैंप, इसके सामने, लैंप के सामने हम ऐसे आंख करके ऐसे देख रहे हैं। देखो ये नेत्र, देखो ये नेत्र से क्या कर रहे हैं, इस छिद्र को सामने रखा है, इसको ऊर्ध्वाधर सामने दिशा में, और इस छिद्र से हम क्या कर रहे हैं, इस छिद्र से इस लैंप को देखने की चेष्टा करते हैं, इस लैंप से जो उत्सर्जित प्रकाश है उसको देखते हैं कि किस प्रकार से हमें दिख रहा है या दिखाई दे रहा है। तो जब हम ऐसे देखते हैं, आप लोग प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कि एक बारीक सा, आप लोग क्या करो, एक बारीक सा छिद्र बनाओ, जितना हो सके बारीक से बारीक सा, और आपके घर में जो ट्यूबलाइट जल रही हो, श्वेत प्रकाश जो दिख रहा हो, या जो बल्ब जल रहा हो, या एलईडी वगैरह जो जल रही हो, उसको आप देखने की थोड़ी सी ऐसी चेष्टा करना। तो जैसे हम लोग उसको देखते हैं यहाँ पे स्लाइड से, आप लोग भी देख के ऐसे प्रैक्टिकल करना। जैसे हमारे सामने मान लो एक बल्ब जल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उस बल्ब को ऐसे, बल्ब के प्रकाश को ऐसे देख रहे हैं, बिल्कुल पीछे आँख रख के, इस जो बिल्कुल बारीक सी जो लाइन है इससे देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी घर पर ट्राई करिएगा। तो होता क्या है, जब इसको हम ऐसे देखते हैं इस छिद्र से, तो हमें कुछ इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है। किस प्रकार की घटना देखने को मिलती है, हम देखते हैं कि बीचों बीच में इस रेखा छिद्र के जैसे हम देखते हैं तो बीच में एक चमकीली रेखा प्राप्त होती है। देखो ये जो इसमें वाइट कलर से दिख रहा है, जो आपको यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे वाइट है, वो है प्रकाश, वहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा तीव्रता दिखाई दे रही है। और जो ब्लैक कलर से दिख रही है, देखो ये, वहाँ पे हमें ऐसा कह लो कम तीव्रता दिखाई दे रही है, या ऐसी बात को ऐसा कह दो वहाँ पे प्रकाश नहीं है। ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, तो जैसे हम लोग इस स्लाइड से देखते हैं, होता क्या है कि हमें एक तीव्र चमकीली रेखा प्राप्त होती है, दिखाई देती है। उसके आसपास क्या होती है, उसके आसपास 3-4 रेखाएं और दिखाई देती हैं, जो कि कैसी होती हैं, बीच वाली रेखा की तुलना में थोड़ी सी कम चमकीली और रंगीन रेखाएं में प्राप्त होती हैं। ऐसे कह लो रंगीन रेखाएं में दिखाई देती हैं, कुछ इस प्रकार से रेखाएं दिखाई देती हैं। जो तीव्र रेखा होती है उनकी तीव्रता लगातार घटती चली जाती है, और जो कम तीव्रता की रेखा होती है उनकी तीव्रता लगातार बढ़ती चली जाती है। कैसे, ऐसे समझो। देखो ये हमें, देखो ज़्यादा तीव्रता की रेखा प्राप्त हुई, उसके आसपास दोनों तरफ क्या हुआ, कम तीव्रता की ऐसे कह लो काली लाइन आपको दिखाई दे रही है। इसके बगल में देखें तो देखो इसकी तुलना में थोड़ी सी कम तीव्रता दिख रही है, सफ़ेद कलर की पट्टी, और ये काले कलर की पट्टी थोड़ी सी, देखो दोनों तरफ कैसी हो गई, थोड़ी सी मोटी हो गई। और आगे देखो तो एक काले कलर की पट्टी और मोटी होती चली जा रही है, अर्थात जो डार्क फ्रिंज है, या ऐसे कह लो काले कलर की जो फ्रिंज है वो क्या होती चली जा रही, वो ज़्यादा डार्क होती चली जा रही। और जो दिव्य, जो आपकी जो वाइट कलर की फ्रिंज है वो कैसी होती चली जा रही, वो थोड़ी सी सिकुड़ती चली जा रही, कम तीव्रता की होती चली जा रही। देखो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमें क्या देखने को मिलता है, जब एक पतली स्लिट में से या छिद्र में से हम किसी प्रकाश को देखते हैं तो इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन प्रतिरूप। अब देखो आप लोग कुछ एक एक करके बातें समझ लो कि हम यहाँ पे, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा प्रकाश का व्यतिकरण, व्यतिकरण देखा होगा। तो हम जब व्यतिकरण की घटना को देखते हैं, विवर्तन की घटना को देखते हैं, तो हमें जहाँ पे कुछ प्रकाश, कहीं कहीं प्रकाश की तीव्रता कुछ ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, कहीं कहीं प्रकाश की तीव्रता हमें कुछ कम देखने को मिल जाएगी। तो जो ज़्यादा तीव्रता होगी या जो कम तीव्रता होगी, इनको हम कह देंगे प्रकाश की फ्रिंजें, या हमें ऐसे कह लो फ्रिंज प्राप्त हो रही हैं। सामान्यतः में इसका नाम क्या दे देंगे, फ्रिंज दे देंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या दिया, एक श्वेत फ्रिंज प्राप्त हो रही है, देखो एक डार्क ज़्यादा तीव्रता की, एक कम तीव्रता की पतली सी फ्रिंज प्राप्त हो रही है। ये थोड़ी सी ज़्यादा तीव्रता की थोड़ी पतली फ्रिंज है। ये कैसी फ्रिंज है, ये काले कलर की हैं, ये डार्क फ्रिंज हैं। और जो सफ़ेद कलर की जो पट्टियाँ हैं वो कैसी हैं, वो आपकी ब्राइट फ्रिंज है, ऐसे कह लो। तो इस प्रकार को हम कहते हैं फ्रिंज। और जो पूरे फ्रिंजों का जो समायोजित रूप होता है, इसको हम कहते हैं प्रतिरूप। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिरूप, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पैटर्न। तो ये इस प्रकार से देखो, ये फ्रिंज है, अलग अलग फ्रिंज है, बीच में ज़्यादा तीव्रता की, और इसके आसपास क्या है, 3-4 फ्रिंजें और दिख रही हैं, जो कि ज़्यादा तीव्रता वाली फ्रिंजें कैसी होती जा रही, थोड़ी सी सक्रिय होती चली जा रही। और जो कम तीव्रता वाली फ्रिंजें हैं, जो काले कलर की फ्रिंजें हैं, वो लगातार कैसी होती चली जा रही, वो लगातार चौड़ी होती चली जा रही। तो इस प्रकार से पूरे फ्रिंजों का जो सेट है, या जो पूरा चित्र है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हिंदी में बोलेंगे विवर्तन प्रतिरूप, और इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो इस प्रकार से हमें घटना देखने को मिलती है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखो ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को। अब देखो दोस्तों, कुछ और समझ लो कुछ बात है कि विवर्तन प्रतिरूप में होता क्या है। तो अगर इसको ऐसे देख लो, विवर्तन प्रतिरूप को, ए फ्रिंज है। अगर मान लो हम आपसे ऐसा कहें कि चूँकि प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, तो ऐसा होना चाहिए था कि जो हम अगर ऐसे स्लिट से देख रहे हैं प्रकाश को इस प्रकार से, तो हमें केवल एक ही रेखा दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि एक रेखा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। समझना बात को क्या। जैसे यहाँ पे देखो एक छिद्र है
और यहाँ पे आप प्रकाश को देख रहे हो, तो सामान्यतः होना क्या चाहिए था? सामान्यतः ये होना चाहिए था, प्रकाश इस छिद्र में से गुजरना चाहिए था और हमें केवल एक ही छिद्र दिखाई देना चाहिए था, एक चमकीली रेखा दिखाई देनी चाहिए थी, क्योंकि वहीं से तो प्रकाश गुजर रहा है। लेकिन चूंकि हमें तो दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से विवर्तन प्रतिरूप दिखाई दे रहा है, मतलब इस प्रकार से पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ पे प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चल रहा है। क्यों? सीधी रेखा में चलता तो केवल एक ही लाइन दिखाई देती हमारे लिए, फिर प्रकाश कैसा चल रहा है? तो देखो दोस्तों, यहाँ से सीधा सीधा एक निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पे हमने जो स्लिट ली हुई है, ये स्लिट या छिद्र लिया हुआ है, इसका जो आकार है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का लिया हुआ है हमने। तो जैसे प्रकाश यहाँ से गुजरता है इस छिद्र में से, प्रकाश क्या हो जाता है, सभी दिशाओं में किनारे से मुड़ जाता है। इस छिद्र के किनारे से, ऐसे कह लो, हम ऐसे बता दे रहे हैं आपको। ये हमने एक स्लिट ले ली और इसमें क्या हो गया, एक छिद्र हो गया। देखो ये हमने एक छिद्र बना दिया, चलो यहाँ पे ये बना दिया, ये छिद्र हो गया। तो जैसे प्रकाश यहाँ से गुजरेगा, वो किनारे से इस तरफ मुड़ जाएगा, किनारे से सीधा चला जाएगा, किनारे से इस तरफ मुड़ जाएगा। प्रकाश क्या हो जाएगा, सभी दिशाओं में किनारे से मुड़ जाएगा और प्रकाश सभी दिशाओं में, ऐसा कह लो, वितरित हो जाएगा, जिससे जो किरणें चल रही थी सीधी दिशा में, और जो विवर्तित प्रकाश है, जो मुड़ा हुआ प्रकाश है, इनमें परस्पर क्या होगा, अध्यारोपण होगा। वो अध्यारोपण के फलस्वरूप हमें कुछ इस प्रकार की घटना देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या कह देंगे, विवर्तन प्रतिरूप। क्या कह दिया इसको हमने, विवर्तन प्रतिरूप कह दिया। अब देखो दोस्तों, कुछ और समझ लो इसमें आप लोग कि अगर ऐसा ना होता, अगर मान लो हम इसको ऐसे कहें कि अगर मान लो प्रकाश का विवर्तन ना हो रहा होता तो क्या होता? तो सिंपल सी बात है, प्रकाश का विवर्तन ना होता तो हमें क्या दिखाई देती, एक सीधी सी रेखा दिखाई देती, ना कि इस प्रकार से अलग अलग रेखाएं दिखाई देती। ठीक है, क्लियर हो गया ये? पता, विवर्तन के कारण ही अगर हम देखें तो अंतरिक्ष से जो हमें तारे दिखाई देते हैं, वो चमकीले दिखाई ना देकर कैसे दिखाई देते हैं, कुछ धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं, क्योंकि जो प्रकाश वहाँ से चल के आता है उसका विवर्तन हो जाता है, और विवर्तन से जो हम जो तारों को देखते हैं, तो उस घटना के कारण से वो तारे हमें स्पष्ट चमकीले दिखाई ना देकर कैसे दिखाई देने लगते हैं, धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं। एक चीज़ और समझ लो दोस्तों आप लोग कि यहाँ पे तो हमने जो लैंप लिया है, कुछ समझना, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने जो लेंस लिया है वो कैसा लिया है, वो हमने लिया है, सॉरी, जो लैंप लिया है वो कैसा लिया है, वो हमने लिया है श्वेत प्रकाश का लैंप लिया है। तो एक सेलोफोन का एक पेपर होता है, समझ ना, अगर हम क्या करें, उस पेपर को इस लैंप पे लिपेट दें, ऐसे कर दें, इसके सामने रख दें किसी भी प्रकार से, तो उस पेपर की विशेषता क्या होती है कि जैसे सेलोफेन के पेपर को आप किसी स्रोत पे लपेट देते हो, तो जिस कलर का वो पेपर होता है उसी कलर का प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे ऐसे समझ लो, अगर मान लो इसके ऊपर हमने लाल कलर का पेपर लपेट दिया, तो इस लैंप से निकलने वाला जो प्रकाश होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा लाल कलर का। अगर हमने हरे कलर का लपेट दिया तो इस लैंप से कैसा प्रकाश निकलेगा, फिर इस लैंप से हरे कलर का प्रकाश निकलेगा। अगर हमने मान लो पीले कलर का लपेट दिया कागज़, तो इस लैंप से पीले कलर का प्रकाश निकलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, अब हम क्या कर रहे हैं, कागज़ इस पर लपेट कर और प्रकाश के दो तरंगदैर्घ्यों की तुलना करके देख रहे हैं। समझना आप लोग ध्यान से, हम करना क्या चाह रहे हैं, एक प्रैक्टिकल करके और बता रहा है इसी में आप लोगों को, फिर हम इस टॉपिक पे चलेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर मान लो हमने इस पे एक बैगनी कलर का पेपर लपेट दिया, तो इससे क्या निकलेगा, बैगनी कलर का प्रकाश निकलेगा। अगर मान लो हमने इसके लाल कलर का पेपर लपेट दिया, तो इससे लाल कलर का प्रकाश निकलेगा। और हम इस छिद्र की सहायता से निकलने वाले प्रकाश को देखेंगे तो कुछ किस प्रकार की घटना दिखेगी, कुछ इस प्रकार का हमें पैटर्न प्राप्त होगा। तो देखो दोस्तों, हम देखते हैं कि लाल कलर का जो प्रकाश होता है इसमें से निकलता है, उस छिद्र में से हम देखते हैं, तो जो इस प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है, इसमें जो केंद्रीय फ्रिंज, जो यहाँ पे जो आपको जो चौड़ी रेखा दिखाई दे रही है ना ज़्यादा तीव्रता की, इसकी चौड़ाई कुछ इस प्रकार से होती है ज़्यादा। और जो बैगनी कलर का प्रकाश होता है, अगर इसमें बैगनी कलर का पेपर लपेट दें, बैगनी कलर का, और इस क्षेत्र में से फिर से देखें, तो कुछ इस प्रकार से फिर पैटर्न प्राप्त हो जाएगा। तो जो इस प्रकार से पैटर्न प्राप्त होगा, तो यहाँ पे जो केंद्रीय वाली जो रेखा होगी, जो चमकीली, आपको जो चमकीला भाग दिखाई दे रहा था, उसकी अगर चौड़ाई देखेंगे तो उसकी चौड़ाई कुछ हो जाती है कम, इस प्रकार से। ध्यान से सुनना, लाल कलर के लिए ज़्यादा है ये वाली चौड़ाई इस वाले भाग की, और बैगनी कलर के लिए कैसी है, कम है। सुनना, अर्थात इसका तात्पर्य ये हो जाएगा कि जो लाल कलर की तरंगदैर्घ्य वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। हम तरंगदैर्घ्यों की तुलना भी कर सकते हैं प्रकाश की तरंगदैर्घ्यों की, किसकी सहायता से, विवर्तन प्रतिरूप की सहायता से। और जो बैगनी कलर की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कैसी होती है, वो कम होती है, और लाल कलर की तरंगदैर्घ्य कैसी होती है, ज़्यादा होती है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे होता है सर, थोड़ा हमें क्लियर समझ में नहीं आया है।
कि आपने तरंग दैर्घ्य से कैसे तुलना कर दी तरंग दैर्घ्य की कि लाल कलर की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है या बैगनी कलर की तरंग दैर्घ्य कम है। पहली बात, ठीक है, हम आपको एक लाइन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। जो केंद्रीय वाला भाग होता है, एक केंद्रीय वाला भाग विवर्तन का, ये जितना ज़्यादा चौड़ा बनेगा उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य उतनी ही ज़्यादा होगी। अभी हम इसको ड्राइव करेंगे, देखो यहाँ पे, देखो ये केंद्रीय वाले भाग की है, ये सीधा सीधा लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। और एक केंद्रीय वाला भाग जितना सकरा बनेगा, तो जिस प्रकार से ये सकरा बना हुआ है या जिस प्रकार का यहाँ पे उपयोग किया हुआ है, उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कैसी होगी, कम होगी। हाँ, बशर्ते इसको आप चेंज ना करो, इसको चेंज ना करो, इसको चेंज ना करो, इस प्रकाश का रंग चेंज कर दो, या ऐसे कह लो रंग से मतलब तरंग दैर्घ्य चेंज कर दो। तो जब प्रतिरूप ज़्यादा चौड़ा बनेगा तरंग दैर्घ्य कैसी होगी, ज़्यादा होगी। प्रतिरूप सकरा बनेगा तरंग दैर्घ्य कैसी हो जाएगी, सकरी हो जाएगी। चलो ठीक है, एक चीज़ और समझ लो दोस्तों, तो कुछ बेसिक से टॉपिक हैं या ऐसे कह लो प्रैक्टिकली बातें हैं, तो इसको और समझते हैं। अगर मान लो हम क्या करें, ये जो छिद्र है इसकी चौड़ाई को बढ़ाते चले जाएं या घटाते चले जाएं, तो दोनों प्रकार से हम चीज़ों को समझ रहे हैं क्या होगा। पहले भी हम बता चुके पहले पार्ट में इस वीडियो के। तो देखो दोस्तों, अगर हम इसकी चौड़ाई को घटाते चले जाएं, इस छिद्र की चौड़ाई को घटाते चले जाएं, तो हम देखते हैं कि जो विवर्तन जो पैटर्न है या जो विवर्तन प्रतिरूप है, इसमें जो केंद्रीय वाला भाग होता है और तीव्र होता चला जाता है। समझना, अगर हम क्या करें, इस छिद्र की चौड़ाई को घटाते चले जाएं, मतलब पतले से पतला छिद्र करते चले जाएं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो विवर्तन प्रतिरूप होगा और तीव्र होता चला जाएगा। अर्थात ये जो दीप्त वाला भाग है या ज़्यादा प्रकाश की तीव्रता वाला भाग है और चौड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा सा और चौड़ा हो जाएगा, ये और चौड़ा हो जाएगा, ये कैसे हो जाएंगे, ये थोड़ी सी सक्रिय होती चले जाएंगे। अगर मान लो इसका हम उल्टा करें, इस वाले भाग की तीव्रता चौड़ाई को बढ़ाते चले जाएं, इस थोड़ा सा देखो इसमें गैप है, थोड़ा सा गैप और बढ़ा दें और बढ़ा दें और बढ़ा दें, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे हम यहाँ पे इस पे छिद्र को बढ़ाते चले जाते हैं, जो विवर्तन प्रतिरूप है ये थोड़ा सकरा होता चला जाता है। केंद्रीय भाग जो होगा ना, ये वाला केंद्रीय भाग, ये कैसा होता चला जाएगा, एक कम तीव्रता का आ जाएगा, फिर और कम तीव्रता का, मतलब और कम तीव्रता और कम तीव्रता, जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे उसको चौड़ा करते जाएंगे, जो विवर्तन प्रतिरूप का जो पैटर्न है वो सिकुड़ता चला जाएगा। ये सब कैसी आती चली जाएंगी, पास आती चली जाएंगी। एक स्थिति के बाद अगर हम देखेंगे, अगर इसको हम ज़्यादा ही चौड़ा करते हैं, तो इस प्रकार का हमें किसी भी प्रकार का चित्र दिखाई ना देगा। क्या दिखाई देगी, एक सीधी रेखा दिखाई देगी ऐसी, जो कि कैसी होगी, चमकीली होगी। बस इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब प्रकाश इस छिद्र में से गुजर कर सीधा एक लाइन के रूप में आगे बढ़ रहा है। अर्थात प्रकाश कैसा चल रहा है, फिर प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विवर्तन पैटर्न खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो देखो हमने यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला कि अगर इस छिद्र की, इस रेखा छिद्र की जो ये चौड़ाई है या ये रेखा छिद्र है, जितना ज़्यादा पतला होता है उससे हमें विवर्तन प्रतिरूप देखने को मिलता है, उतना ही स्पष्ट या ऐसा कह लो चौड़ा विवर्तन प्रतिरूप देखने को मिलता है या प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इस रेखा छिद्र की चौड़ाई बढ़ाते चले जाते हैं, जो विवर्तन प्रतिरूप जो होता है वो सकरा होता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो एक बात हमने पहले भी बताई थी आप लोगों को कि विवर्तन केवल तभी होगा, विवर्तन कब होगा, तो विवर्तन केवल तभी होगा जब जो आने वाला जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य और जो अवरोध है या जिस द्वारक से प्रकाश गुजर रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य कैसी होगी, समान कोटि की होगी। अगर द्वारक का साइज बढ़ता चला जाएगा या अवरोध का साइज बढ़ता चला जाएगा तो विवर्तन कैसा होता चला जाएगा, विवर्तन कम होता चला जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि विवर्तन कैसा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। किरणें अपने उस अवरोध से टकरा के मुड़ने की वजह कैसी जाएंगी, किरणें बिल्कुल सीधी चली जाएंगी। और जब किरणें बिल्कुल सीधी चली जाएंगी तो इस प्रकार का पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलेगा, हमें केवल क्या एक सीधी रेखा देखने को मिलेगी या एक सीधी चमकीली रेखा देखने को मिलेगी। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य देखो, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 4200 से लेके 4200 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। अगर हम एवरेजन बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि 5 × 10⁻⁷ मीटर की कोटि की होती है। तो अगर इस द्वारक का साइज इस कोटि का है तो आपको विवर्तन प्रतिरूप देखने को मिलेगा। अगर हम द्वारक का साइज बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, इस कोटि से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फिर विवर्तन प्रतिरूप ऐसी स्थिति में देखने को ना मिलकर कैसा प्राप्त होगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अर्थात प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा और जो विवर्तन होगा वो कैसा होगा, उपेक्षणीय हो जाएगा। उपेक्षणीय से मतलब ये होगा कि विवर्तन की घटना में कोई प्रकाश इंटरेस्ट नहीं लेगा, ऐसा करो विवर्तन को वो प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, एक चीज आप ऐसे समझ लो, अगर जो द्वारक है और जो प्रकाश है इसकी तरंग दैर्घ्य समान कोटि की है, ऐसा कह लो
जो द्वारक है तरंग दैर्ध्य से थोड़ा सा कम भी है तो आपको विवर्तन प्रतिरूप देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर द्वारक का साइज प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि में काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसी परिस्थिति में फिर हमें विवर्तन प्रतिरूप देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक कुछ प्रैक्टिकल होगा, बेसिक प्रैक्टिकल। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। देखो अपने सीधा सीधा एक प्रयोग किया है, केवल स्लाइड लेके और एक लैंप लेके, तो इस प्रकार से कुछ घटनाएं हो गई जो हमने आपको इसमें व्याख्या करके समझा दिया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को ना? देखो वैसे दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, चैप्टर उतना टफ नहीं है जितना हमें देखने में लगता है। आप पहली बार में आप सोचोगे अरे ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या है, तो देखो ये बिल्कुल सा आसान सा टॉपिक है। इसी बात को देखो हम एक चीज़ और समझा दे रहे हैं आप लोगों को, एक थोड़ा प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं प्रकाश मुड़ता कैसे है। तो इस पर चर्चा हम लोग और थोड़ी सी नेक्स्ट टॉपिक में कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ आप लोग दोस्तों, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लो हम कुछ मेले में चल रहे हैं, समझे ना ध्यान से, या कुछ हम ऐसे रास्ते में चल रहे हैं, मैदान में कुछ लोग खड़े हुए हैं, हम चल रहे हैं और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम समझ ना प्रकाश है सीधी रेखा में बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर मान लो हमारे सामने कोई बहुत बड़ी दीवार आ जाए तो क्या होगा बताओ? हम टकरा के उससे दीवार को पार तो करने जाएंगे, आत्मा तो है नहीं, शरीर है, देखो नस, देखो अपने पास क्या है, भौतिक शरीर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में सामर्थ्य हम दीवार से परावर्तित होकर वापस लौट आएंगे, सीधी बात है। लेकिन अगर एक बार बताओ, अगर मान लो हम ऐसे चल रहे हैं और हमारी कोटि का कोई दूसरा व्यक्ति, समझ ना बात को, हमारी कोटि का कोई दूसरा व्यक्ति किसी हम दूसरे व्यक्ति से टकरा जाए, थोड़ा ऐसे टक्कर होगी, थोड़ी सी हमारी दिशा बदल जाएगी, समझ ना बात को। या अगर मान लो हम छोटी सी वस्तु से टकरा जाए, थोड़ी सी मान लो हमारी कोटि से थोड़ी सी छोटी सी भी हो, तो भी हम थोड़ी सी क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ी कोटि की वस्तु से हम टकराएं तो हम सीधे सीधे परावर्तित हो जाएंगे, हम विचलित नहीं होंगे। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे प्रकाश में भी होता है कि जब प्रकाश आगे बढ़ता है अपने रास्ते में, मार्ग में आगे बढ़ता है जैसे जैसे, तो जैसे वो किसी अवरोध से आके मिलता है या किसी द्वारक से गुजरता है, द्वारक का आकार काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो विवर्तन की घटना को प्रदर्शित नहीं करता है, अर्थात वो उससे निकलने के पश्चात किनारों पर नहीं मुड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर जो द्वारक है या जो छिद्र वगैरह है या जो अवरोध है, इसका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के आकार की तुलना में होता है, तो फिर ऐसी स्थिति में प्रकाश जैसे ही उस छिद्र में से निकलता है वो सभी दिशाओं में क्या हो जाता है, फैल जाता है, वितरित हो जाता है, ऐसे कह लो मुड़ जाता है। प्रकाश के इसी गुण को, प्रकाश के किसी भी तरंग के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं विवर्तन। क्लियर हो गया दोस्तों? तो देखो यहाँ तक आप लोगों को शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन। तो देखो ये दो चित्र बने हुए हैं, तो इसको हम मिटा के आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, इसको जब तक आप लोग एक बार अच्छे से देखो और कोई डाउट आ रहा हो आप लोगों को तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस डाउट का आपको सॉल्यूशन देंगे। हाँ देखो, अब देखो दोस्तों, अब हम लोग देख रहे हैं एकल झिर्री से जो विवर्तन होता है वो होता किस प्रकार से। तो पहला आपका इसमें क्या है, हम लोग ये देख रहे हैं, पहला पॉइंट देख रहे हैं ज्यामितीय व्याख्या, या ऐसे कह लो ज्यामितीय व्यवस्था किस प्रकार से होती है। पहले ज्यामितीय व्यवस्था देख रहे हैं, ज्यामिति से मतलब कुछ चित्र वगैरह किस प्रकार से होगा या जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा वो किस प्रकार से होगा, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, देखो दोस्तों समझो, हमने ये माना कि एक पर्दा है x और y, एक पर्दा है x y, इस पर हम लोग क्या देखेंगे, विवर्तन प्रतिरूप को देखेंगे। एक सोर्स है या प्रकाश स्रोत है S, जिसको हमने नाम दे दिया प्रकाश स्रोत S, जो कि कैसा है, एक वर्णीय है। एक वर्णीय से मतलब देखो क्या होता है दोस्तों, फिर हम जैसा हमने आपको बता चुके पहले कि प्रकाश जो होता है, जो दृश्य प्रकाश, उसमें 7 कलर होते हैं। दृश्य प्रकाश में कैसा होता है, 7 कलर होते हैं। तो इसकी ऐसे कह लो तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग से लेके लाल रंग तक अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है। ऐसे कह लो 4200 से लेके 4600 से लेके 78 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक की तरंग दैर्ध्य होती है, जो 7 कलर होते हैं। लेकिन चूंकि 7 कलर से अगर हम विवर्तन प्रतिरूप देखेंगे श्वेत प्रकाश यहाँ पे उपयोग करके, तो थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे जटिल क्या हो जाएगा, चूँकि देखो आपके यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, बस हम थोड़ा सा हिंट करके आपको बता रहे हैं कि अगर मान लो हम लोग श्वेत प्रकाश से विवर्तन प्रतिरूप को देखेंगे तो केंद्रीय वाला भाग तो हमें कैसा मिल जाएगा, श्वेत प्रतिबिंब प्राप्त होगा। दीप्त तो आपको दिखेगा, लेकिन कैसा होगा, श्वेत प्रतिबिंब दिखेगा, श्वेत फ्रिंज दिखेगी। लेकिन उसके आसपास जो अन्य फ्रिंज हैं वो कैसी दिखाई देंगी, वो रंगीन दिखाई देंगी, जो कि काफ़ी कैसी हो जाएंगी, अस्पष्ट हो जाएंगी, और फिर उनकी गणना करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, श्वेत प्रकाश ना लेकर हम लोग
एक वर्णीय प्रकाश ले ले रहे हैं। एक वर्णीय से मतलब कोई भी प्रकाश है, जैसे मान लो हमने लाल कलर का प्रकाश ले लिया, एक वर्ण हो गया। एक वर्ण से मतलब एक वर्ण मतलब रंग, एक मतलब एक वर्णीय मतलब कोई भी एक रंग का प्रकाश। एक रंग का प्रकाश से मतलब कोई भी निश्चित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश हमने ले लिया, जैसे मान लो पीले रंग का लगभग 5400 तरंगों के आसपास, या बैंगनी रंग का लगभग 4200-4300 के आसपास मान लो एंगस्ट्रॉम का, या 7800 एंगस्ट्रॉम का लगभग लाल रंग का। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं कि कुछ एक वर्णीय प्रकाश ले रहे हैं। कैसा एक वर्णीय मतलब एक रंग का एक निश्चित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश ले रहे हैं। तो हमने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया एस, एक पर्दा है, और एक हमने द्वारक ले लिया, ऐसे कह लो छिद्र ले लिया, एक ऐसा क्या ले लो, एक झिर्री ले ली, एकल झिर्री, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ए और बी। देखो ये झिर्री ए बी, ये गैप है यहाँ से यहाँ तक का, आपको देखने में थोड़ी सी बड़ी दिख रही होगी लेकिन ये बहुत छोटी सी है। और इसकी जो हमने यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो हमने कैसी मान ली, वो ई मान ली। देखो ए ई, क्लियर है, ये होगी व्यवस्था। इसके सामने देखो हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस रख दिया, जो किस प्रकार से होता है, तो देखो होता है इस प्रकार से है दोस्तों। हमने यहाँ पे दो उत्तल लेंस ले लिए, ये पर्दा हो गया, ये क्या हो गया आपका एक वर्णीय स्रोत हो गया, ये क्या हो गया हमारा एकल झिर्री हो गई, जिसको नाम कह दे दिया ए बी, जिसकी साइज कितनी है, जिसकी साइज है ए बी, जिसको हमने कैसा रखा हुआ है, प्रकाश के तल के लंबवत, सॉरी कागज के तल के लंबवत रखा हुआ है। लंबवत से मतलब क्या है, जैसे मान लो ए है आपका द्वारक, ए एकल झिर्री ए है, देखो ध्यान से देखना ए और बी, तो इसको हमने देखो एक कागज का तल मान लिया, इसको हमने ऐसे रख दिया, कागज के तल के कैसे रख दिया, लंबवत, देखो ऐसे रख दिया। यहाँ से प्रकाश गुजरेगा, इस छिद्र में से निकलेगा, उस तरफ पर्दे पे क्या दिखाई देगा, हमें विवर्तन प्रतिरूप दिखाई देगा। तो इस प्रकार से होगी ज्यामितीय व्यवस्था। इसमें हमने दो लेंस ले लिए। देखो एक लेंस को हमने कहाँ पे रख दिया, एक लेंस को हमने रख दिया इस द्वारक के इस तरफ, और दूसरे लेंस को हमने रख दिया द्वारक के उस तरफ। ये होगी अपनी ज्यामितीय व्याख्या। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी व्याख्या समझते हैं कि होता किस प्रकार से, या विवर्तन प्रतिरूप में कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, चूंकि पहले भी हम आपको बता चुके हैं, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का जो विवर्तन है, इसकी व्याख्या किसने की, फ्राउनहोफर ने। और फ्राउनहोफर ने क्या माना था कि जो प्रकाश स्रोत जो होता है और जो पर्दा जो होता है, वो दोनों ही क्या होते हैं, जो द्वारक होता है या जो अवरोध होता है, उससे क्या होते हैं, उससे प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर स्थित होते हैं। अब चूंकि प्रभावी रूप से अनंत दूरी तो संभव नहीं है प्रैक्टिकल करने में, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लेंसों को, हमने पहले भी बताया था आपको इस वीडियो के पहले पार्ट में, कि हम लेंसों की सहायता से क्या करते हैं, स्रोत को भी प्रभावी रूप से अनंत पे बना देते हैं, और जो पर्दा है उसको भी प्रभावी रूप से अनंत पे बना देते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक स्रोत S रखा हुआ है, और हमने इसके सामने एक लेंस रख दिया, और कैसे रख दिया, इस प्रकार से रख दिया कि जो स्रोत है वो लेंस के कैसे हो, फोकस पे या फोकस तल पे स्थित हो, सीधा सा फोकस पे स्थित हो। तो जैसे यहाँ से प्रकाश चलेगा, लेंस से अपवर्तन होगा, लेंस में जाकर गिरेगा, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, सीधा समांतर हो जाएगा। ये देखो ये समांतर हो गया, इस प्रकार से हो गया, जो कि आगे बढ़ेगा वो किस पर गिरेगा, द्वारक ए और बी पर आपतित होगा। जैसे द्वारक ए बी पर आपतित होगा, समझना, देखो ध्यान से दोस्तों, आगे जैसे द्वारक ए बी पर आपतित होगा, द्वारक ए बी पर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, द्वारक ए बी से द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में क्या होंगी, उत्सर्जित होंगी, जो कि किस प्रकार से गमन करेंगी, जो कि बिल्कुल से जो आपकी प्राथमिक तरंगिकाएं थी ये वाली, इसी की भांति व्यवहार करेंगे, और इसी की चाल से सभी दिशाओं में क्या करेंगी, गमन करेंगी। तो देखो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होंगी, आगे बढ़ेंगी सभी दिशाओं में। कुछ देखो तरंगिकाएं इस तरफ चलेगा प्रकाश, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा और ऐसे चलेगा, इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, हमने क्या किया, इसके सामने एक और लेंस रख दिया, इसको हमने नाम दे दिया एल। वो किस प्रकार से रखा, तो वो भी हमने इसी प्रकार से रखा जैसे हम पहले भी बता चुके थे, कि लेंस को इस प्रकार से रखा कि लेंस का जो फोकस है, या ऐसे कह लो लेंस को पर्दे एफ से, ये जो पर्दा है एक्स वाई, इससे कैसे दूरी पर रखा, इसकी फोकस दूरी पर रखा, जिससे लेंस से चलने वाला जो प्रकाश है पर्दे पर क्या हो जाए, फोकसित हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दूसरे लेंस एल को रख दिया, इसका नाम हमने एल दे दिया। चाहो तो आप ऐसे भी दे देना, इस लेंस को L1 दे देना और इस लेंस को L2 दे देना, चूंकि आपकी बुक में इतना दिया हुआ नहीं है इसके बारे में, तो इसलिए आप एल ही देना चाहो तो एल ही दे। अब देखो दोस्तों, अब हम कुछ चर्चा करते हैं इसके बारे में। अब देखो यहाँ से जो प्रकाश है द्वारक ए बी से, जो प्रकाश सीधे चल रहा है, यहाँ से देखना, जो प्रकाश द्वारक ए बी से सीधे चल रहा है वो इस लेंस से क्या होगा, इस लेंस पे आपतित होगा, और अपवर्तन के पश्चात लेंस क्या करेगा, इसको बिंदु ओ पर फोकसित कर देगा। देखो बिंदु ओ पर,
जो प्रकाश यहाँ से सीधा चल रहा है, देखो ये वाला प्रकाश, ये सीधा जा रहा, ये सीधा जा रहा, समस्त प्रकाश। और भी हमने अभी केवल देखो यहाँ पर 2 रेखाएं बनाई हुई हैं, और भी रेखाएं होंगी, यहाँ से रेखाएं चल रही होंगी, यहाँ से रेखाएं चल रही होंगी, और भी रेखाएं चल रही होंगी। तो समस्त प्रकाश क्या करेगा, लेंस फोकस कर देगा बिंदु ओ पर है। चूँकि देखो ए बी से जो सीधा चलने वाला प्रकाश है वो कैसे चल रहा है, वो ओ पर फोकसित हो रहा है, और ओ पे जो प्रकाश फोकसित हो रहा है वो समस्त प्रकाश कैसे कर रहा है, समान रास्ता तय करके आगे बढ़ रहा है। समान रास्ते से मतलब देखो प्रकाश यहाँ से आया, यहाँ तक गया, यहाँ से आया, दो यहाँ से आके ऐसा गया। तो जो बिंदु ए से बीच के समस्त प्रकाश है उसको बिंदु ओ तक पहुँचने में कैसा रास्ता तय करना पड़ा, समान प्रकाशीय पथ तय करना पड़ा। अर्थात समस्त सीधे चलने वाले समस्त प्रकाश तरंगों के बीच में जो कलांतर होगा वो कैसा होगा, वो शून्य का होगा। अर्थात ऐसे कह लो कि जो समस्त किरणें जो बिंदु ओ पर पहुंच रही हैं वो कैसी होंगी, वो समान कला में होंगी। तो इस प्रकार से अगर सभी किरणें यहाँ पे बिंदु ओ पर पहुंचने वाली सभी किरणें समान कला में हैं, तो समान कला में जो प्रकाश यहाँ पे जो किरणें यहाँ पे पहुँचेंगी तो यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता को कैसा बना देंगे, ज़्यादा बना देंगे। अर्थात यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, उच्चिष्ट प्राप्त होगा। चूँकि इस सेंटर में है तो इसको हम कहेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट, या इसी को क्या कह देंगे, सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है, क्योंकि ये हमें केंद्र में प्राप्त हो रहा है। और सभी किरणें यहाँ से चलने वाली, ये से बी तक जो प्रकाश की किरणें हैं यहाँ के इसके बीच की सभी किरणें चलने वाली कैसी मिल रही हैं, समान कला में मिल रही हैं, समान कला में मिल रही हैं। देखो एक चीज़ और समझ लो कुछ, अगर हम बात करें पथांतर और कलांतर, पथांतर कलांतर में अगर हम संबंध की बात करें तो देखो पथांतर को हम क्या लिखे दे रहे, डेल्टा एक्स लिखे दे रहे, और कलांतर को हम लोग क्या लिखे दे रहे, कलांतर को हम लिखे दे रहे डेल्टा फाई। तो देखो पूरा अगर हम बात करें पूरी तरंग दैर्घ्य की, तो पूरी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो कितनी होती है, लैम्डा के बराबर एक तरंग के लिए, और पूरी जो कला होती है एक तरंग के लिए वो कितनी होती है, 2 पाई के बराबर। तो इससे हमने भाग लगा दिया, ऐसी को ऐसे कह लिया, एकांक तरंग दैर्घ्य के लिए पथांतर, एकांक कला के लिए कलांतर, दोनों कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ से संबंध निकालेंगे तो डेल्टा फाई बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स। ये हो जाएगा कलांतर और पथांतर में। ये आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इसी में समांतर भी लिख सकते हैं। समांतर को अगर ऐसे लिख सकते हैं, देखो डेल्टा टी, ये समांतर हो गया, पूरा टी कितना होगा, एक आवर्तकाल के बराबर। तो इसको इसमें तीनों में आपस में जैसा भी आप लोग संबंध निकालना चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया पथांतर और कलांतर में संबंध। ठीक है दोस्तों, अब देखो चलो इसमें हम थोड़ा सा और देखते हैं कुछ चीज़ें। देखो ज़रा ध्यान से देखो, अगर मान लो कोई 2 किरणें हैं, जैसे एक किरण है, एक किरण यहाँ से चल रही है और एक किरण यहाँ से चल रही है, अगर इन दोनों के बीच में पथांतर कितना है, अगर समान रास्ता तय कर रही हैं तो पथांतर कितने का है, 0 का है। और जब पथांतर 0 का है तो यहाँ पे 0 रख दो, तो कलांतर कैसा आ जाएगा, 0 का आ जाएगा। अर्थात चलने वाली किरणों के बीच में कोई कला में अंतर नहीं होगा। जब किरणों में कला में अंतर नहीं होगा तो समान कला में जब किरणें मिलेंगी, अध्यारोपित होंगी, तो वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता कैसी हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। तो यहाँ पे बिंदु ओ पर जो किरणें चलती हैं, यहाँ से जो सीधी किरणें चलने वाली किरणें, जो बिना विचलित हुई किरणें होती हैं जो चलती हैं, तो जैसे ही वो बिंदु ओ पर पहुँचती हैं तो सभी किरणें कैसी होती हैं, समान कला में अध्यारोपित होती हैं, जिससे बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता ऐसे कैसे प्राप्त होती है, हमें काफ़ी ज़्यादा तीव्रता प्राप्त होती है। और इसी बिंदु ओ को, चूँकि सेंटर में है तो इसको हम कहते थे सेंट्रल या प्रिंसिपल मैक्सिमा। मैक्सिमा क्यों कहा, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा तीव्रता प्राप्त हो रही है, क्योंकि चलने वाली समस्त बिना विचलित होने वाली, जो बिना विचलित हुई किरणें हैं वो समस्त किरणें कैसी हो रही है, बिंदु ओ पर फोकसित हो रही है, बिंदु ओ पर मिल रही हैं, जो कि कैसी है, समान कला में। देखो एक चीज़ तो समझ लो आप लोग, तरंग गति के बारे में आपने पढ़ा होगा इसके व्यतिकरण वाले चैप्टर में, कि देखो जैसे एक तरंग हमने ये मान ली, एक तरंग हमने ये मान ली, और दूसरी तरंग हमने ये मान ली, ये मान ली। देखो अगर तरंगें ऐसे मिल रही हैं, देखो ये इसका 0, इसका हमने क्या कह दिया, चूँकि ये पूरा 2 पाई है, या ऐसे कह लो पता लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा। तो देखो इसका देखो सरंग, इसका सरंग मिल रहा है, इसका गर्त और इसका गर्त मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो परिणामी तरंग बनेगी वो कैसी बन जाएगी, देखो दोनों के आयाम जुड़ जाएंगे ऐसे।
तो ये कहलाएगी समान कला। समझ में आ रहा है ना? देखो ये समान है, ए भी उसी तरफ जा रहा, ए भी उसी तरफ जा रहा, तो परिणामी जो विस्थापन होगा वो कैसा होगा? वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी वाली स्थिति हो जाएगी समान कला। ऐसी परिस्थिति में तरंगें मिलती हैं जब उनकी कला कैसी हो? समान हो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। और अगर ऐसी परिस्थिति में मिल रही, मान लो एक तरंग ये है और दूसरी तरंग ये है, तो देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा, ये नीचे की तरफ जा रहा, तो ऐसी परिस्थिति में जो परिणामी प्राप्त होगा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर मान लो ये नीचे वाला ज़्यादा है तो परिणामी हमें जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? अगर ये वाला ज़्यादा है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसमें से ये घट जाएगा और परिणामी आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। अगर बराबर होता तो दोनों एक दूसरे के कैंसिल हो जाते। तो इस प्रकार का जो तरंगों का अध्यारोपण होगा वो कहलाएगा कैसा? विपरीत कला में अध्यारोपण। ऐसे कह लो ये तरंग कैसी मिल रही? विपरीत कला में मिल रही, जिससे परिणामी तीव्रता घट गई, या तो कम प्राप्त हो रही, या फिर कैसी हो गई? शून्य प्राप्त हो जाएगी। अगर दोनों परस्पर समान आयाम के हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो तीव्रता होगी शून्य प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कुछ अध्यारोपण हमने बताए हैं जो आप लोगों ने व्यतिकरण में पढ़े होंगे। एक चीज़ और समझ लो दोस्तों, देखो इसी में बता रहे हैं अगर हम कहें कि दो तरंगों में लैम्डा का अंतर है, सुनना, या λ/2 का अंतर है, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम कहें दोनों तरंगों में λ/2 का अंतर है तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे देखो इसको समझ लो, λ/2 से मतलब क्या है? देखो एक तरंग हम ये बनाए दे रहे हैं, ए 0, ये λ/2, ये क्या हो गया अपना? ए लैम्डा हो गया। ठीक है, दूसरी तरंग हम ये बनाए दे रहे हैं, ए सेम डिस्टेंस है, यहाँ से 0 है, तो ये इसके लिए क्या है? ए λ/2, ए लैम्डा है। ध्यान से देखना, ए इसके लिए λ/2 यहाँ तक है, इसके लिए यहाँ पे लैम्डा है। तो एक बार बताओ इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा? देखो ध्यान से देखना। चलो इसको ऐसे नहीं समझो, अदरवाइज आप ऐसे समझ लो, ये तरंगें क्या है? अलग चल रही हैं। इसको ऐसे समझ लो, इसमें ऐसे समझ लो। अगर मान लो हम क्या करें, इसी को बताए दे रहे हैं, एक तरंग ऐसे बनाए दे रहे हैं और ऐसे बताए दे रहे हैं, ऐसे ये λ/2 और ये लैम्डा। अगर यहाँ से देखो, अगर दोनों का पथांतर देखना, दोनों दो तरंगों के बीच में पथांतर, ये पथांतर था यहाँ पे, अगर ये लैम्डा हो जाए, पथांतर क्या हो जाए? लैम्डा हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा। तो बताओ कलांतर कितने का आ जाएगा? कलांतर आ जाएगा 2π का। 2π का मतलब वो करना है 360 की डिग्री पे, या ऐसे करो समान कला में मिलेंगे। अब अगर पथांतर लैम्डा ना होकर क्या हो जाए? λ/2 रहे दो करणों के बीच में, तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। अर्थात ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में दोनों किरणें कैसी मिलेंगी? परस्पर विपरीत कला में अध्यारोपित होंगी। समझना बात को ध्यान से। अगर दो किरणों में कलांतर कितने का है? सॉरी पथांतर, अगर पथांतर लैम्डा का है तो वो कैसी मिलेंगी? समान कला में मिलेंगी। और पथांतर अगर कैसा है? λ/2 का है, तो वो किरणें कैसी मिलेंगी? परस्पर विपरीत कला में मिलेंगी। तो देखो अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, उसको जल्दी से खत्म करते हैं। ये कुछ आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर अपने। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ये प्रकाश यहाँ पे पहुँचता है बिंदुओं पर, यहाँ पे तो समस्त किरणें समान कला में मिलती हैं। कैसा अध्यारोपण होता है आपका? यहाँ पे जो अध्यारोपण होगा वहाँ पे कैसी प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होगी? बिंदुओं पर अधिकतम प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होगी। अब देखो, जो प्रकाश हमने माना, कुछ प्रकाश थीटा कोण पर विवर्तित होकर इस प्रकार से चलता है। देखो कोई भी एंगल हमें मानना था, तो हमने मान लिया कोई भी थीटा कोण पर विवर्तित होकर प्रकाश ऐसे चल रहा है, ये चल रहा है थीटा कोण पर विवर्तित होकर। देखो ऐसे जाना था सीधे, और क्या हो गया? इससे किनारे से ऐसे गुजरा तो प्रकाश कुछ मुड़ गया, और कितने कोण पे मुड़ गया? कोई भी हमने मान लिया कोई भी एंगल, वो थीटा मुड़ गया। ये देखो, ये थीटा, ये थीटा, ये किरणें देखो ऐसे समांतर, ये भी कैसे हो जाएगी? ये भी थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मुड़ गया। तो ये लेंस क्या कर देगा? बिंदु P पर फोकसित कर देगा। जो किरणें क्या हो गई? जो किरणें मुड़ गई हैं वो क्या हो जाएगी? बिंदु P पर फोकसित हो जाएंगी। ठीक है, क्या होगा? 40 हो गए। एक मिनट तो
हाँ तो दोस्तों देखो आगे देखो, तो वो क्या हो जाएगी, बिंदु P पर फोकसित हो जाएंगी। तो देखो हम ये देख रहे हैं कि जो बिंदु P पर जो किरणें चल रही हैं थीटा कोण पर परिवर्तित होकर, उन किरणों में किस प्रकार से क्या हो रहा, अध्यारोपण हो रहा। तो देखो दोस्तों, बिंदु A से अगर B तक जो किरणें P तक पहुंच रही हैं, वो कैसे अलग अलग रास्ता तय करेंगे। देखो AB से तो किरणें समान कला में चलेंगी, थीटा कोण पर जो विवर्तित किरणें हैं। देखो यहाँ से जो A से लेके जो B विवर्तित किरणें हैं वो कैसी चल रही, वो सभी इस प्रकार से समान कला में आगे बढ़ रही। लेकिन जैसे ही वो बिंदु P तक पहुँचती हैं, उनके द्वारा जो तय किया गया जो प्रकाशीय पथ होता है वो कैसा होगा, वो अलग अलग होगा। देखो ध्यान से आप लोग, ये ऐसे, ये रास्ता देखो ज़्यादा बड़ा होगा, ये थोड़ा सा छोटा होगा, ये और छोटा होगा, ये सबसे छोटा होगा। अर्थात प्रकाशीय पथ कैसा होगा, अलग अलग होगा। जब प्रकाशीय पथ अलग अलग होगा तो फिर उनमें कुछ पथांतर होगा। तो पथांतर कितना होगा हम उस पर चर्चा कर ले रहे हैं। और पथांतर हमें पता चल जाएगा तो हम कलांतर पे भी चर्चा कर लेंगे। और कलांतर हमें पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो बिंदु P पर जो किरणें पहुंच रही हैं वो किस प्रकार से अध्यारोपित हो रही हैं। अगर कलांतर मान लो ऐसे कह लो समान कला है 0 या 2 पाई का है तो समान कला में अध्यारोपित हो रही होंगी। और अगर मान लो कैसा है पाई का है तो विपरीत कला में अध्यारोपित हो रही है। ऐसी बात को हम ऐसे कह रहे हैं, अगर कलांतर के पथांतर कितने का है, पाई का है तो समान कला में मिल रही होंगी, और π/2 का होगा तो विपरीत कला में पहुंच रही होंगी। कहाँ पे, बिंदु P पर। तो देखो हम चर्चा करते हैं। तो हमने क्या किया, बिंदु A से एक लंब गिरा दिया इस किरण। देखो समांतर किरणें चल रही थी तो हमने इस पे A से लंब गिरा दिया, जो कहाँ पे गिरा, K पे गिरा। ये हमने मान लिया K, बिंदु A से लंब गिरा है तो K पे गिरा। चूँकि देखो एक और 90 हो जाएगा, एक और 90 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा A। देखो ये थीटा था, ये पूरा 90 था, ये पूरा 9, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा अपना, थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हमने यहाँ से लंब गिरा दिया तो देखो लंब गिराने का मतलब क्या है, यहाँ से चलने वाली जो समस्त किरणें हैं वो तो बिंदु P पर कितनी चल रही है, समान कला में पहुँच रही है, ऐसे करो समान रास्ता तय कर रही। लेकिन यहाँ से चलने वाली जो किरणें हैं, यहाँ से A से B तक, वो बिंदु P पर पहुँचने वाली जो किरणें हैं वो अलग अलग रास्ता तय कर रही। तो कितना अंतर आ रहा, तो हमने क्या किया, उस अंतर को निकालने के लिए यहाँ से लंब गिरा दिया इस पे, बिंदु इस वाले पे, तो वो बिंदु K पे गिरा। तो देखो ये वाला रास्ता अधिक तय करने। अब इसको ऐसे समझ लो, एक बार बताओ, अगर कोई व्यक्ति B से P तक जा रहा तो उसको A वाला लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा। अगर कोई व्यक्ति A से P तक जा रहा तो उसको इतना छोटा रास्ता तय करना पड़ रहा। तो एक बार तो दोनों रास्तों में अंतर कितना का है, उस रास्ते में या पथ में जो अंतर है वो कितना है। तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, यहाँ से लंब गिराए दे रहे, देखो तो ए वाला रास्ता और ये वाला रास्ता तो समान हो गया। एक्स्ट्रा रास्ता कौन सा है, देखो एक्स्ट्रा रास्ता, तो एक्स्ट्रा रास्ता बस इतना ही है, केवल बी के, ए है बी के। यही तो जो यहाँ से चलने वाली तरंगे हैं यहाँ से, वो बी के रास्ता अधिक तय कर रही। या ऐसे कह लो जो पथांतर है वो कितना है, पथांतर हो गया बी के। अगर हमने मान लिया लैम्डा के बराबर हो, सुनना, क्योंकि थीटा भी हमारा माना हुआ है, तो अगर थीटा माना हुआ है तो ठीक है। अगर मान लो पथांतर बी के वो लैम्डा के बराबर हो तब क्या होगा, ठीक है। अगर पथांतर बी के लैम्डा के बराबर होगा तो बिंदु पी पर चलने वाली किरणें किस प्रकार से होंगी। तो देखो चूंकि ए डायरेक्ट, देखो यहाँ पे एक बात समझ लो आप लोग, जो ए से बी तक जो किरणें चल रही हैं, ए से लेके बी वाले भाग तक जो यहाँ से बिंदु पी पर पहुँच रही हैं जो किरणें चल के, वो बहुत सारी किरणें हैं। अगर हमें इनकी गणना करनी है, देखो हम इसको एक चित्र बना के समझा रहे हैं आपको। ए है और ये बी है, ए है और ये बी है। तो ए से बी तक जो यहाँ पे पी पे किरणें पहुँच रही हैं, क्या है, बहुत सारी किरणें यहाँ से पहुँच रही हैं। तो हमें अगर गणना करनी है तो देखो यहाँ पे फिर हम मैथमेटिकल गणना करेंगे, जैसा कि फ्राउनहोफर ने किया था। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको हम बहुत छोटे छोटे भागों में बांट देंगे। पूरा तो ई है, हम क्या कर देंगे, ऐसे छोटे छोटे एन भागों में बांट देंगे, लगभग इसको एन भागों में। इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और छोटे छोटे एन भागों में डिवाइड कर दिया। और हमने क्या किया, एक भाग के द्वारा हम क्या करेंगे, जो कि आपके इसमें बुक में नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है, हम आपको बस बता रहे हैं कैसे किया जाता है। इसको हम क्या करेंगे, एन भागों में बांट देंगे। और किसी भी एक भाग के द्वारा, किसी भी एक भाग से, देखो क्या करेंगे, किसी भी एक भाग, जैसे एक भाग ए ले लिया, एक भाग ए, तो इसके मध्य से, देखो इससे यहाँ से यहाँ पे अलग अलग जाएंगी तो दिक्कत होगी। तो हमने इससे मध्य से चलने वाली किरणें जो होगी उसमें हम पहुँचेंगे, वो बिंदु पी पर जो पहुँच रही हैं वो किस प्रकार से पहुँच रही है, कितना कलांतर उत्पन्न कर रही है, कितना पथांतर उत्पन्न कर रही है। तो ऐसे फिर तो यहाँ से यहाँ तक n भाग हैं, तो सबका इंटीग्रेशन करेंगे, इस भाग के कारण, इस भाग के कारण, इस भाग के कारण, इस भाग के कारण, ऐसे सभी भागों के कारण बिंदु P पर जो पहुँचने वाली किरणें होंगी
वो किस प्रकार की तीव्रता उत्पन्न करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से किया जाता है। चूँकि ये आपके यहाँ पे कोर्स में नहीं है, यहाँ पे केवल डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट चर्चा कर रहे हैं। तो ठीक है, तो एक लाइन चूँकि आप पढ़ोगे बुकों में, तो उसमें ऐसा लिखा जाता है कि n भागों में बांटा दिया जा सकता है या बांटा जाता है। तो इसका मतलब केवल इतना ही है कि चूँकि ए से लेकर बी तक है, जो इसकी चौड़ाई कितनी है, ई है, तो हम डायरेक्ट इसकी गणना नहीं करते हैं, कैलकुलेशन छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं और किसी एक भाग के द्वारा गणना करते हैं। फिर इसी प्रकार से दूसरे भाग का, तीसरे भाग का होगा, चौथे भाग का होगा, पांचवें भाग का होगा, सबका इंटीग्रेशन लेके क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरी स्लेट या द्वारक जो आपका छिद्र जो झिर्री है ए बी, उसके कारण बिंदु पी पर तीव्रता या उसके जो बिंदु पी पर पथांतर होगा वो कितना होगा। तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ से चलने वाली तरंग है, तो जो पी पर पहुँच रही है पथांतर कितने का है, लैम्डा का है। लेकिन अगर हम बात करें इसके मध्य से, एक यहाँ से जाने वाली किरण यहाँ से मध्य से यहाँ पे पहुँच रही और यहाँ से जो किरण पहुँच रही, या फिर ऐसे कह लो यहाँ से जो किरण पहुँच रही और यहाँ से जो किरण पहुँच रही, तो उसके लिए देखें मध्य से, तो जो मध्य से जो किरणें पहुँचेंगी मध्य से, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए पथांतर हो जाएगा λ/2। पूरा लैम्डा है, तो जो मध्य से किरणें पहुँचेंगी, मध्य से देखो हम क्यों ले रहे हैं, फिर वही बात है, मध्य से हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एवरेज निकालना चाह रहे हैं। एवरेज ऐसा कि यहाँ से किरण पहुँच रही है, यहाँ से पहुँच रही, तो पूरा लैम्डा है, तो इसमें कैलकुलेशन में ऐसा कह लो एक्यूरेसी बनी रहे, तो इससे मध्य से निकाल के देख रहे हैं, ये लैम्डा हो जाएगा। तो मध्य से पहुँचे, जो मध्य से किरणें पहुँचेंगी यहाँ पे मध्य से, तो इसमें जो अंतर होगा इन दोनों किरणों में, मध्य से और इस वाली किरणों में, वो कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा λ/2। और जब λ/2 का होगा तो दो किरणों के बीच में पथांतर λ/2 का है, तो कलांतर कितने का होगा, बोलो कितने का होगा। अभी यार हमने फॉर्मूला बताया था, तो कलांतर कितने का होगा, पाई का। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात जो किरणें चल रही हैं वो कैसी मिलेंगी, वो किरणें मिलेंगी विपरीत कला में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर पथांतर π/2 का है, तो कलांतर कितने का होगा, पाई का। अभी अपने फॉर्मूला बताया था, उससे आप देख सकते हो। और जो कलांतर पाई का होगा, तो तरंगें कैसी अध्यारोपित होंगी, तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होंगी। देखो एक चीज़ और समझ लो, ए से बी तक जो पूरी किरणें चल रही हैं, उनमें पथांतर जो बिंदु पी तक पहुंच रही हैं, उनमें जो पथांतर है वो लैम्डा का है। लेकिन चूंकि ए से पी तक हम डायरेक्ट गणना नहीं कर पाएंगे, चूंकि आपकी बुक में भी गणना करना नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग समझ लो। तो इसके लिए देखो क्या हम लोग उपाय बनाते हैं, उपाय हम लोग ये लगाते हैं, इसको छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट कर लेते हैं, और हमें देखते हैं बीच से जो तरंग चल रही बिंदु पी तक पहुंच रही हो, एक के किसी किनारे से मान लो ए से, वो किरण वहाँ तक पहुँच रही, तो इन दोनों के बीच में कितना पथांतर है, तो इन दोनों के बीच में पथांतर हो जाएगा λ/2 का, अर्थात कलांतर हो जाएगा पाई का। अर्थात ऐसी परिस्थिति में जो किरणें चल रही हैं वो विपरीत कला में मिल रही हैं बिंदु पी पर, और जब विपरीत कला में मिल रही हैं तो ये किरणें क्या बनाएंगी, निम्निष्ट बनाएंगी। समझना निम्निष्ट कैसा होगा। ऐसी स्थिति में जो बिंदु पी पर जो तीव्रता होगी प्रकाश की, वो कैसी होगी, वो कम होगी, ऐसे कह लो न्यूनतम होगी या शून्य होगी। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम इसकी गणना करें बी के, तो देखो बी के ए है, तो अब इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल कौन सा, ए बी और सी, एक समकोण त्रिभुज है और के कैसा है, समकोण है। तो इसमें साइन थीटा बराबर, देखो साइन थीटा बराबर क्या लगा दो, इसमें लगा दो साइन थीटा बराबर, तो देखो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये लंब हो जाएगा, देखो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण मतलब बी के बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। तो बी के का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा अपना कितना, साइन थीटा। या इसी को बी के बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि बी के बराबर इसको क्या लिख दें, ई साइन थीटा, और ई साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे बी के का मान कितना है, लैम्डा। तो इस प्रकार से ये संबंध आ गया, ई साइन थीटा बराबर लैम्डा, जो कि किसका संबंध है, जो कि ये दर्शाता है कि बिंदु पी पर जो चलने वाली किरणें हैं, ए से बी तक द्वारक के कारण या स्लेट के कारण बिंदु पी पर जो किरणें पहुंच रही हैं, वो कैसी पहुंच रही हैं, परस्पर विपरीत कला में पहुंच रही हैं। और विपरीत कला में पहुंच रही हैं तो बिंदु पी पर क्या बना रही होंगी, फिर ऐसी परिस्थिति में बिंदु पी पर निम्निष्ट प्राप्त होगा। अब देखो समझना, ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, चूंकि थीटा के कोई दूसरे मान हो सकते हैं। अभी हमने मान लो थीटा का कोई 10 डिग्री माना, मान लो 20 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, ऐसे तो बहुत सारे मान हो जाएंगे थीटा के। मान लो अभी तो हमने जनरली थीटा लिया, तो इस फॉर्मूले को हम जनरली फिर ऐसे लिखे दे रहे हैं कि ई साइन थीटा बराबर, फिर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना प्लस माइनस और एम और लैम्डा। देखो प्लस माइनस क्यों लिया, अभी मान लो आपने थीटा इस तरफ माना है, मान लो 10 डिग्री,
इस तरफ भी तो होगा माइनस का, देख दीजिए कह दो उसको। इस तरफ मान लो 20 ले लेते तो इस तरफ भी तो माइनस 20 ले सकते थे। उस तरफ मान लो हमने ऐसे 30 मान लिया, थीटा कोई माना हुआ है हमारा, तो इस तरफ भी तो मान सकते थे 30। तो इस प्रकार से हमने एम रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, जनरली रूप में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा। जहाँ पे एम क्या है, जहाँ एम की अगर बात करें तो एम बराबर क्या लेना है आपको, 1 2 3, इस प्रकार से किसी भी मान को रखते जाएंगे। हाँ, जीरो नहीं लेना है, एम बराबर 0। ये फॉर्मूला बनाया, इसमें एम बराबर अगर आप 0 देखें तो ये किसके लिए है, अगर आप एम बराबर 0 रख दो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पथांतर पूरा 0 हो जाएगा। ये पथांतर 0 किसके लिए था बताओ, जब समस्त किरणें चलने वाली समस्त किरणें कहाँ पे मिल रही थी, बिंदु ओ पे मिल रही थी, बिंदु ओ पे मिल रही थी, तो क्या आ रहा था, पथांतर 0 आ रहा था। तो ये क्या है, एक केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए है। एम बराबर 0 क्या है, किसके लिए हो गया, ये हो गया केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए। ठीक है, तो एम बराबर जो 0 हो गया वो हो गया केंद्रीय उच्चिष्ट के। देखो दोस्तों, ये हो गया यहाँ तक। अगर हम मान लो इसमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन करें इसकी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। चलो हम तो इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये तो हो गया देखो उच्चिष्ट के लिए, सॉरी निम्निष्ट के लिए। चूंकि देखो केंद्र में एक उच्चिष्ट बन रहा, यहाँ पे बिंदु P पर निम्निष्ट बन रहा, लेकिन यहाँ पे जो होता क्या है, एक निम्निष्ट और एक उच्चिष्ट के बगल में एक अन्य उच्चिष्ट और बनता है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, इसी को हम कहते हैं गौण उच्चिष्ट। तो वो किस प्रकार से होगा, तो देखो ये किसकी शर्त है, ये किसके लिए शर्त होगी, ये होगी निम्निष्ट के लिए, ये शर्त किसके लिए है, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए। तो इन दोनों के बीच में एक उच्चिष्ट और एक निम्निष्ट के बीच में एक उच्चिष्ट और बनेगा, एक सेकेंडरी उच्चिष्ट बनेगा मैक्सिमा, जिसको हम कहेंगे गौण उच्चिष्ट। तो उसके लिए क्या हो सकती है शर्त, तो उसके लिए ऐसे कह दो, ई साइन थीटा है, देखो इसमें क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा एक एम का मान रखेंगे, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, लेंगे बीच बीच में क्या बन रहा है, उच्चिष्ट और बन रहा है। 1 और 2 लैम्डा के बीच में क्या आएगा, 1.5 लैम्डा, 2 3 लैम्डा के बीच में क्या आएगा, 2.5 लैम्डा, 3 और 4 लैम्डा के बीच में क्या आएगा, 3.5 लैम्डा। तो वहाँ पे क्या होगा, देखो ऐसे समझ लो कि एम का मान ऐसे रखते जाओ, ई साइन थीटा बराबर लैम्डा पे क्या मिलेगा, निम्निष्ट। 0 नहीं रखना, 0 पे केंद्रीय उच्चिष्ट है, 2 रख दो, 2 लैम्डा पर फिर निम्निष्ट, 3 लैम्डा पर फिर निम्निष्ट, लेकिन बीच बीच में तो उच्चिष्ट भी तो मिल रहे हैं। मतलब लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में क्या आएगा, लैम्डा, और 2 लैम्डा के बीच में 1.5 लैम्डा, तो वहाँ पे उच्चिष्ट मिलेगा। जो उच्चिष्ट होगा वो केंद्रीय उच्चिष्ट से थोड़ा कम तीव्रता का होगा, लगातार तीव्रता घटती चली जाएगी, तो इन उच्चिष्टों को हम कह देंगे गौणीय उच्चिष्ट। तो इसके लिए हम जनरली तो कैसे रखें, 1.5 2.5 3.5 4.5, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते जनरली, एक समांतर श्रेणी बन रही है, देखो ध्यान से, तो इसको ऐसे लिख दें। आप लोग बताओ सही है कि नहीं है, देखो आप रखो मान, एम बराबर क्या रखो, 1 रखो, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 1.5 लैम्डा, एम बराबर 2 रखो, इसमें रख दो एम बराबर 1 2 3, 0 नहीं रखना है, ठीक है, 1 2 3, अगर एम बराबर 0 रख दें तो λ/2 हो जाएगा, निम्निष्ट की शर्त हो जाएगी फिर, नहीं हाँ ये यहाँ पे आ जाएगा फिर। देखो रखो 1, ये क्या हो जाएगा, 1 रखने पर 3 1.5 लैम्डा, 2 2.5 लैम्डा, 3 3.5 लैम्डा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके बीच में गौण उच्चिष्ट की शर्त। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों आप लोगों को। ये किसके लिए हो जाएगा, गौण उच्चिष्टों के लिए हो जाएगा। ये हो गया निम्निष्टों के लिए और ये हो गया गौण उच्चिष्टों के लिए। अब देखो दोस्तों एक चीज़ और समझ लो इसमें, अगर मान लो हम इसको और सॉल्व करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई साइन थीटा को, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को इस निम्निष्ट के लिए देख रहे हैं, साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस m/λ ई। और चूंकि अगर थीटा साइन थीटा के छोटे कोण के लिए अगर हम मान लो ऐसे मान लें, थीटा के बराबर मान लें, तो इसको लगभग अगर हम थीटा लिख दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसके मान भी रखते चले जा रहे हैं हम आगे, m का मान 1 2 3 जो हमने ये माना था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस λ/e कॉमा प्लस माइनस 2 λ/e प्लस माइनस 3 λ/e प्लस माइनस ऐसे चलता चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो देखो दोस्तों, अब हम एक चित्र बना के देख रहे हैं, एक जो इससे जो विवर्तन प्रतिरूप हमें पर्दे पर प्राप्त होगा उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, एक थीटा वाला कोण, एक अक्ष बनाए ले रहे हैं। देखो ये थीटा वाली अक्ष बना ली ये, और एक तीव्रता वाली अक्ष बनाए ले रहे हैं। देखो ये हमने तीव्रता वाली अक्ष बना ली, ये बिंदु O हो गया अपना, ये वाला बिंदु। तो एक बार बताओ, जो समस्त प्रकाश बिना विचलित हुए सीधा जा रहा था वो अध्यारोपित कैसे हो रहा था? समान कला में, अर्थात पथांतर कितने था? 0 का था पथांतर। तो ऐसी परिस्थिति में बिंदु O पर क्या बन रहा था? केंद्रीय उच्चिष्ट अधिकतम तीव्रता का। तो अधिकतम तीव्रता का केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए m बराबर देखो क्या था? 0 था। तो यहाँ पे देखो ये थीटा का मान अगर क्या दो आप, m बराबर 0 रख दो यहाँ पे, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? थीटा का मान तो फिर 0 ही आ जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में O कह दो, या ऐसी को हम 0 कह दे रहे हैं, तो ये हो गया 0। तो ऐसी स्थिति में जो तीव्रता हमें प्राप्त हो रही थी वो अधिकतम तीव्रता प्राप्त हो रही थी, और इसी को हम क्या कह रहे थे? सेंट्रल, या ऐसी कह लो प्रिंसिपल मैक्सिमा, या मुख्य उच्चिष्ट। तो देखो यहाँ पे जो हमने ग्राफ के द्वारा दर्शा रहे, तो हमने एक ग्राफ ऐसे बना दिया। देखो ये अधिकतम तीव्रता का, देखो ये मुख्य उच्चिष्ट बना दिया ये वाला। हाँ, मुख्य उच्चिष्ट, ये तो केंद्र m बराबर 0 के लिए मुख्य उच्चिष्ट मिल गया था। अब हम m का मान 1 रख रहे, m का मान 1 रख रहे, तो हमें ये मिल रहा। वो किसके लिए शर्त है? निम्नलिखित के लिए शर्त है। तो प्लस शर्त, प्लस का मतलब ऊपर और माइनस का मतलब नीचे, या मतलब ऐसे कह लो उच्चिष्ट के दोनों ओर। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें ये वाली शर्त प्लस माइनस लैम्डा, तो प्लस लैम्डा अपॉन ई और माइनस लैम्डा अपॉन ई, तो ये उच्चिष्ट क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये क्या बदल जाएगा? ये मिल जाएगा प्रथम निम्नलिखित। ये देखो ये हो गया प्रथम निम्नलिखित, प्लस माइनस लैम्डा अपॉन ई से। इसके बाद प्लस 2 लैम्डा अपॉन ई, आगे देखो ये लैम्डा अपॉन ई है, तो ये प्लस 2 लैम्डा अपॉन ई, ये माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई। तो यहाँ पे भी निम्नलिखित है और यहाँ पे भी निम्नलिखित, तो इनके बीच में कहीं उच्चिष्ट रहा होगा। तो उच्चिष्ट कैसे निकालो? उच्चिष्ट क्या होगा? इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। तो देखो लैम्डा अपॉन ई, 2 लैम्डा अपॉन ई, बीच का क्या होगा? देखो गौण उच्चिष्ट के लिए निकाल रहे हैं, या यहाँ पे रख दो सीधा सीधा गौण उच्चिष्ट के लिए देखें। देखो यहाँ पे रख दो m बराबर रख दो 1, तो क्या आ जाएगा? 3 लैम्डा अपॉन 3 2e, ये आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा? 2 रख दो 5 लैम्डा अपॉन 2e। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या होगा? ये होगा कोई 3 लैम्डा अपॉन 2e, ये माइनस का, ये प्लस का, ये 3 लैम्डा अपॉन में 2e, ये माइनस का 3 लैम्डा अपॉन में 2e। तो देखो यहाँ पे क्या बना देंगे? एक उच्चिष्ट बना देंगे, जो कि क्या होगा? मुख्य उच्चिष्ट की तुलना में कम तीव्रता का होगा। तो इस उच्चिष्ट को हम कह देंगे गौण उच्चिष्ट, और उच्चिष्टों की तीव्रता लगातार कम भी होती चली जाएगी। इसके बाद देखो 3 अपॉन ई माइनस प्लस माइनस दो 3 लैम्डा अपॉन ई, तो ये 2 था, ये 3 था, ये 2 था, ये 3 था। यहाँ पे भी निम्नलिखित है, लेकिन दो निम्नलिखितों के बीच में एक उच्चिष्ट भी आएगा। तो अब एक उच्चिष्ट देखो कहाँ पे आएगा? 5 लैम्डा अपॉन ई पे। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 5 लैम्डा अपॉन ई का मतलब 2.5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 5 लैम्डा अपॉन ई। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 5 लैम्डा अपॉन 2e, ये भी 2e। तो इस प्रकार से क्या मिल जाएंगे आपको? उच्चिष्ट और निम्नलिखित प्राप्त होते चले जाएंगे। देखो यहाँ से क्लियर है। तो ये हो गया आपका एकल छठी द्वारा विवर्तन। देखो कुछ 1-2 लाइन और समझ लो आप लोग दोस्तों। पहली बात, हमने यहाँ पे जो विवर्तन प्रतिरूप देखा है, चूँकि आगे काम आएंगे जो पढ़ रहे, एक बार बताओ आपको जो विवर्तन प्रतिरूप हमने देखा है, यहाँ पे केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता ज़्यादा है, और जो हमने अन्य उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं? ये मुख्य उच्चिष्ट है, ये गौण उच्चिष्ट है, इनकी तीव्रता लगातार कम होती चली जा रही। तो एक बार बताओ, हमने कहा था कोई भी एक तीव्रता को हम देखेंगे उसको हम बोल देंगे फ्रिंज, और पूरा जो सेट होगा उसको हम बोल देंगे क्या? प्रतिरूप या पैटर्न। तो एक बार बताओ, इसमें जो ये दीप्त फ्रिंज है, ज़्यादा तीव्रता की फ्रिंज है, ये ज़्यादा तीव्रता की फ्रिंज है, ज़्यादा तीव्रता की फ्रिंज है, ये भी ज़्यादा तीव्रता की फ्रिंज है, इनकी तीव्रताएं क्या समान समान है? नहीं, इनकी तीव्रताएं समान समान नहीं है। केंद्र में हमें ज़्यादा तीव्रता प्राप्त हो रही है, उसके बाद हम जैसे दूर की तरफ जा रहे हैं तो तीव्रता लगातार घटती चली जा रही है, मतलब अलग अलग तीव्रता की फ्रिंजें प्राप्त हो रही है, ऐसे कह सकते हैं। फ्रिंज से मतलब एक जो तीव्रता का जो निश्चित तीव्रता की जो पट्टी मिल रही है उसको हम बोल रहे हैं फ्रिंज। तो यहाँ पर जो फ्रिंज है देखो अलग अलग तीव्रता की मिल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? जो फ्रिंजें हैं वो लगातार अलग अलग तीव्रता की हमें यहाँ पर प्राप्त होती हैं, और कैसी होती हैं? परस्पर घटती हुई तीव्रता की होती है। जबकि आप लोगों ने व्यतिकरण पढ़ा होगा, तो हम इसमें अभी एक लास्ट टॉपिक हम देखेंगे कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। तो उसमें हम एक बात ये भी कहेंगे कि जो व्यतिकरण जो फ्रिंज प्राप्त होती थी
चाहे दीप्त फ्रिंजों की बात करो और चाहे अदीप्त फ्रिंजों की बात करो, वो कैसी प्राप्त होती थी, समान तीव्रता की होती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। दूसरी बात, अगर हम फ्रिंजों की चौड़ाई की बात करें, देखो यहाँ पे एक पैटर्न बनाया हुआ था अभी हमने, लगातार दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई कैसी होती चली जा रही थी, घटती चली जा रही थी, और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई कैसी होती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। जबकि उसमें देखो आप लोग व्यतिकरण वाले में देखो तो दीप्त, जितनी भी दीप्त फ्रिंजें थी वो सब समान चौड़ाई थी, और जो अदीप्त फ्रिंजें थी वो भी कैसी थी, समान चौड़ाई थी। तो इस प्रकार से कुछ अंतर होंगे जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना तैयार करेंगे या देख लेंगे। तो देखो ये टॉपिक आज का यहीं पे समाप्त हुआ। दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, जो भी आपका इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट आता है हम लोग अपने अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में वीडियो के कंप्लीट करेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आप लोग पढ़िए, और देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, देखिए अच्छे से, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों को और अच्छी वीडियो लेके आएंगे। तो इसी के साथ साथ दोस्तों धन्यवाद, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।